अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तारक टेल्स व्हाई 90 beggars arrested abroad are from Pakistan, why moral values of Pakistan going down। तो कमर चीमा और तारड़ साहब की वीडियो, साजिद तारड़ की, यही काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, आज एक दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके उसको। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारी डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए और वो ले गए थे यहां से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी। आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डान के अंदर जो आर्टिकल आया है,
उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक, या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आप वो गश पढ़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिए, फलान इतने मिलियन बना लिए, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के हैं, खुदारा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, कुछ सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या हैं। आप क्या है। आप मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें। हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है। जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती है लंदन, पूरी कैबिनेट उठ के दुबई चली जाती है। कोई समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी पैड़ी है, कभी कहते हैं फौज पैड़ी। वो सारे पाकिस्तानी है यार। पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते ये सारे। जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना तो मुसलमानों वाले हैं। नाम इनके क्या है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश ख्वाब देखते हैं। और एक तो मैं मिहनत करना चाहना तो सीएसएस अफसर बाहर में भेजा करो पढ़ने वास्ते, इन्होंने ऑनलाइन डिग्रियां करा लो यार, खुद आदा ना आ जाए। ये रिश्वत के रेट इनके फिर डॉलरों और पाउंडों में होते हैं जब वापस जाते हैं यहां से, क्योंकि बच्चे तो ये छोड़ जाते हैं। वो उनको गश पड़ते हैं वो जो आपके सारे सीएसएस अफसर। इनको ऑनलाइन डिग्रियां, इनको एक तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके जो पहले पढ़ के गए उन्होंने क्या कर लिया। इनको डिग्रियां 19 में ग्रेड में जाके तो आप भेज देते हैं, कहते जाओ जी लंदन अमेरिका फेट रहा है, साल डेढ़ प्रॉपर्टी तलाश कर जाके, मकान का निशानी लाया जाके। खुदा दा ना जब कोई अकल नु हाथ मारो है। मैं बल्कि अगला टॉपिक में यही करना चाह रहा था कि हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, लंदन आई है, इधर फिर रही है, वो क्या है। उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो भी एक शाकी है। वो एक अलग बात है कि आपको पता भी है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप फैमिली समेत सारे अपने, मेरा मकसद, दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अखलाकी जवाब पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आपके पास, आपके केयर टेकर सेटअप के पास अखलाकी जवाब है फौरन दौरे करने का? कोई अखलाकी जवाब है? सोल ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया है इलेक्शन कराना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके बताना था कि इलेक्शन किस तरह कराना है। यहां से पेपर खरीदने आए थे, बैलेट पेपर, क्या करने आए थे? यहां हर अखबार ने अब लिखा है कि इनका दौरा नाकाम है। भाई कामयाब किस तरह हो? केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट एक इलेक्शन है, सिर्फ। ही इज नॉट इलेक्टेड, ही वाज सिलेक्टेड। किसी घड़े में से इसका नाम निकला बंदे का, और वो बंदा फैमिली समेत आ गया न्यूयॉर्क, फैमिली समेत। मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की ट्राई की गई है, वो भी नहीं मिले। तैयब अर्दगान से मिलने की कोशिश की है न्यूयॉर्क में, उसने भी जवाब दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं,
इनको जब इनको ब्रीफिंग दी जा रही थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इन्हें बताया गया था कि कहां कहां पॉसिबिलिटी आप जा सकते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका शौक था कि 4 से 6 सितंबर के लिए अफ्रीका भी जाए, क्योंकि वहां पे अफ्रीका क्लाइमेट समिट है, उसको भी अटेंड करना चाहते थे। केयरटेकर इलेक्शन का क्लाइमेट के साथ क्या ताल्लुक है? इलेक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर का यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मीटिंग का क्या मतलब है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन। फिर उसके बाद देखें उसको अगला मैं उसको उससे ज्यादा मजीद शर्मिंदगी क्या है वो चीमा साहब, मजीद शर्मिंदगी यह है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं, बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे हैं, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सरकारी खर्चे। और अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में निजी दौरे पे चले गए। मेरा नहीं ख्याल साउथ एशिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे लैविशली घूम रहा होगा तार साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसे, मेरा ख्याल है। पूछने वाला जो कोई नहीं, लॉ अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सवाल कर सके। और मौसूफ के ऊपर केसेस हैं नैब के, सवाल किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इनके ऊपर, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, माइंड किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से। इसे सवाल किया भी सर आप तो खुद नैबजदा है, उन्होंने कहा फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें आपको खुद पता होगा सारा कुछ। लेकिन चीमा साहब क्या डायरेक्शन क्या है, मॉरल्स क्या है, किरदार क्या है? खत्म हो गई बात। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई तार साहब, ये तो लोएस्ट पॉइंट है। सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना, सेक्रेटरी कहता मैं सेक्रेटरी क्या करते फिर रहे हैं जब मुल्क ही कोई नहीं है किसी, ये आप खैर कंट्री तो रहे ही नहीं ना। आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर। आपकी सॉवरेंटी नहीं है, आपके बॉर्डर्स नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, स्टेट क्या है, ये स्टेट में सब कुछ होता है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल आपकी फेडरेशन होती है, क्या फेडरेशन है? 4 सूबे हैं, 4 उसको चला रहे हैं, 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड उनको चला रहे हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की रेट अडयाला जेल पे नहीं, पिछली दफा मैंने देखा वो अडयाला जेल थे, गल नहीं सुनता, कहते कौन परा करो। तो ये किस मुल्क की बातें करते हैं? चले चीमा साहब, फिर पता नहीं है आपने आसम मुनीर साहब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे, पता नहीं क्या बात है कि उनको उनसे उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए इन चीज को। भैया फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो तुम, अपना पर्सनल खर्चे करके जाओ, जाना जाए ईफल टावर के पास ही घर ले लो बेशक अपने खर्चे से। एफएम जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तार साहब, वो पहले यूके थे, फिर सऊदी अरब थे, फिर यूके थे, फिर अमेरिका है, बंदा मिला कोई नहीं तार साहब। और ये भी मेरे ख्याल फेस सेविंग का कहा जा रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं तो कहा एक लफ्ज बार बार टीवी पे चल रहा है, निजी दौरा, ताकि कोई बाद में ये ना कहे, क्योंकि अब बातें होना शुरू हो गई हैं मीडिया पे, मुलाकातें हुई नहीं किसी के साथ, अमेरिका में सर बरतानिया में ऋषि सुनक से मुलाकात नहीं हुई, फॉरेन सेक्रेटरी से सिर्फ मुलाकात हुई है। उन्होंने सऊदीया में कहना शुरू कर दिया है निजी दौरा, यानी कि पर्सनल दौरे पे आए हैं, उम्रा करने आए हैं। जाहिर बात है वीवीआईपी वो करना चाहते होंगे, खाना काबा के अंदर जाने की सादत हासिल करना चाहते होंगे। और अमेरिका में तो वैसे ही जवाब हो गया, वहां तो डायरेक्ट शोले नंबर 3 है स्टेट डिपार्टमेंट के, जिनसे हमारे मुलाकात हुई है। उसने भी तरस करके मुलाकात कर ली होगी, लेकिन मुझे ये बताया ना उससे क्या बात की होगी उन्होंने कि यार सानू स्याही दे दे उत्थे इलेक्शन अंगूठियां ते लाने वास्ते, इलेक्शन क्या बात की? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि आप फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मिलके क्या बात करते हैं कि हम अजी भुख ना बोरे पे भाईजान $5 उधार देना, ये सर इकोनॉमी बिजनेस SIFC है आजकल, तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। किस पे बात करनी, ना कुछ आप देने के लिए आपके पास है, लेने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास। आप मुझे ये बताएं, आपकी रशिया से वो गैस आई है, पैसे चाइना ने दिए हैं, वो डॉलर में ले नहीं ना सकते तार साहब, डॉलर आपके पास है क्या? करंसी इस्तेमाल की है जी, नहीं कोई पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਗ। ਅਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨੇਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਛੇ ਚ ਬੈਠੇ ਬਣਾਣ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਮ वो कह रहे डॉलर नीचे आ रहा है, बेहतर हो रहा है मुल्क। और डॉलर चीमा साहब डंडे मार के डॉलर थल्ले ले आओगे 2 महीने वास्ते, फिर उत्ते आ जाएगा। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना,
ये सारा कुछ गिरा के नए सिरे से बनाने वाला है। खुदा ताला, मैं कहता हूँ तौफीक दे। ये सैयद आसम मुनीर साहब को, एक तो सैयद है और दूसरे हाफिज कुरान है। इसके बाद अब अगर ये नहीं है तो फिर गेम उसके बाद फिर क्या हो? जो जिस बंदे ने, जो 2 दफा उसने कुरान पाक के हिफ्ज किया, और जब वो बात करते हैं कुरान के हवाले देते हैं, अगर ये बंदा भी ना कर सका तो फिर मेरे ख्याल में फिर उसके बाद फिर जो कहते हैं ना कि 90 बार सारे बैगर हैं। मैं तो देखता हूं उन बैगर्स को सबको, लेकिन ये कि जब आपकी 1948 में पहला डेलीगेशन अमेरिका आके वो खैरात मांगता रहा है तो फिर अब ये कोई नई बात थोड़ी है। चीमा साहब, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में जो 76 साल से खैरात पे चल रहा है। 76 साल से लोन तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान में। लोन कहां पहुंचते? IMF तो लेते हैं, सिर्फ बैंक ट्रांसफर होते हैं लंदन में, और उसके बाद ये कि खैरात पे चल रहा है मुसलसल। और वाहिद मुल्क होगा मेरे ख्याल में, ये भी टाइटल है आपका। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में है जो बार बार आप बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत दुनिया उस पर आपको कुछ छिलके फेंक देती है, वो एटॉमिक, आप कह देते हैं हमारे पास एटॉमिक बम है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ ऐसे लोग छिलके छुलके फेंक देते हैं, आप उनको अब इकट्ठे कर रहे हैं आप, वरना वो ना होता तो आप वैसे भी आप क्योंकि अब एटॉमिक भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब आपके पास है, अब तो कई मुल्कों के पास है, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के पास होगा जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये भी इतना बड़ा पटाखा जो आपका, वो भी चाइना आपको दे गया इंडिया की दुश्मनी में, वरना वो भी नहीं होना था, वो भी नहीं होना था। जो आपने हालत की है डॉक्टर कदीर की, आपको सोच सकते हैं कि वो बंदा कोई और साइंटिस्ट कभी फ्यूचर में आएगा, या वो मेरा, जिस तरह उसके बाद आपको दुनिया ने बदनाम किया है कि आपने नॉर्थ कोरिया, ईरान को टेक्नोलॉजी बेची। यहाँ अमेरिका के अंदर टाइटल लगा था कि वॉलमार्ट ऑफ एटॉमिक टेक्नोलॉजी इज पाकिस्तान। फिर आप कहते हैं कि जी हम ये है तो हम वो है। पता नहीं फिर मेरा मकसद कहां से क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? ना नीचे वालों के हालात है, ना ऊपर वालों के हालात है, ना कुछ सोचता है। ये मैं हमेशा एक चीज के फेवर में रहा हूं चीमा साहब के, केयर टेकर, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन ये टेक्नोक्रेट तो होते ना अगर जिनको बनाया था, ये तो बी कैटेगरी के लोग पता नहीं कहां से ये ले आए। मैंने आपको बताया था, ये तो किसी घड़े से इनके नाम निकालते रहे, इनके तो पड़ोसियों को नहीं पता ये कौन है। डॉक्टर साहब, वैसे मेजॉरिटी कैबिनेट में टेक्नोक्रेट है, IT का देख लें। किसी ने नाम ही नहीं इनके सुने थे, सिवाय 1-2 लोगों के। बाकी को आधे के ऊपर तो नैब के केसेस हैं, आधे तो करप्शन के केसेस हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, ओपन क्वेश्चन है, क्लैरिफाई नहीं किया किसी के इन्होंने नाम। और दूसरे कुछ लोग हैं, नजर आता है वो नून लीग के सिंपैथाइजर हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो पहले शहबाज शरीफ के थे, अब फवाद हुसैन है। वो भी लग रहा है कि नून लीग वाले दे आर मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस पोजीशन, और सारे सेटअप में यही इशारे मिलते हैं। वरना दूसरे लोगों को तो बी कैटेगरी है उनकी, वो ए क्लास टेक्नोक्रेट नहीं है। और उनको टास्क नहीं दिया गया कि इकोनॉमी को फिक्स करना है, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम आपका तो इकोनॉमी है। और दूसरी अफसोस वाली बात है, इलेक्शन जो किया जाता है, किसी पार्टी के मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकला है अभी तक? कोई रोड मैप ऑफ इकोनॉमी निकला है? एहतसाब का निकल रहा है कि जी बाजवा भी फड़ना है, असि फैज भी फड़ना है, 4 जज भी फड़ने ने, असि इंज भी करा। किसी ने कहा है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, हम IMF के किस तरह निकलेंगे कर्जों से? किसी ने कोई बात की है? तालीम की किसी ने बात की है? कहा है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इनको यहां रख के हम फलां चीज करेंगे, बनाएंगे? कोई किसी ने आज तक बात नहीं की। क्यों नहीं की? वजह क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे ख्याल में वो मिलिट्री चीफ को कहते हैं आप अपना आसिम मुनीर को, वो फिर मैं कहता हूं बेहतर है, वो लीडर, अच्छा लीडर है। पूछे क्यों? उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात की है। वो फिर बात करते हैं कि यहाँ पे वो माइनिंग के साथ हम चीजें करेंगे, वो फिर को इकोनॉमी की कर रहे हैं। ये जो आपके दूसरे ये लौंडे लपाड़े और ये सारे जो आप कहते हैं सो कॉल्ड सियासतदान, मैं तो इनको समझती नहीं सियासतदान, इनके मुंह से लफ्ज इकोनॉमी निकलते ही नहीं है कि हम इकोनॉमी किस तरह ठीक करें। आज उसने आपके राणा सनाउल्लाह ने कहा है जी हम अब यू टर्न लिया उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब घबरा के जब लंदन गए हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं। राणा साहब ने कहा नहीं जी हम आप एहतसाब छोड़ के इकोनॉमी के पीछे जाएंगे। कैसे जाओगे भाई इकोनॉमी के पीछे, क्या करोगे? ये नहीं बताया किसी। यू टर्न ले लिया वैसे उन्होंने कि हम एहतसाब नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कई रेड लाइटें ऑन हो गई थी। लेकिन ये कि अब देखें, आज सुना है जो कि 4 शराइत जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के पास गई हैं, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड लंदन नहीं गया। यहाँ भी ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि मियां साहब जो है अपना प्लान डिले करे आने का, ये भी सोचा जा रहा है। और दूसरा, मुर्शिद साहब आ गए नडियाला जेल चो, देखो नवे सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे, उसके कई प्रोज एंड कॉन्स हैं।
कि अडियाला जेल में उनका दिल लगता है, नहीं लगता है, क्या होता है। लेकिन कोई अच्छी खबर चीमा साहब आई विश के होती बताने की, करने की। हाँ ये है, जिस तरह मैंने आपको कल भी कहा था, खाबर मानिका साहब कई चीजें बोल रहे हैं और सुना है कि वो अगेंस्ट जाएंगे कई चीजों के, लेकिन पाकिस्तान आई विश के मूव्स टुवर्ड्स इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी एक जो बात मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा मैं कहता रहा हूँ, आपको ट्रेड करना होगा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये फंडामेंटल्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। वो एक और बात भी बड़ी अहम आई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जनवरी में इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जनवरी में तो पाकिस्तान बड़ी सर्दी होती है, उस वक्त तो मरी भी बर्फ होती है, ये चित्रार और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ये जो ऊपर वाले इलाके हैं सारी बर्फ होती है। तो ये तो नई स्पेकुलेशन शुरू हो गई है अगर मजीद इलेक्शन डिले होते हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा था कि काकड़ साहब को वेस्टर्न लीडर्स को बात करनी चाहिए थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन किसी ने उनसे पूछा ही नहीं इलेक्शन कब होंगे और आप इलेक्शन शफाफ एंड फेयर एंड फ्री कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये सवाल भी नहीं किया गया उनसे वहाँ पे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उधर सर्दी होनी है नॉर्थ में और ये मरी इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब इलेक्शन अप्रैल मई में। नहीं चीमा साहब, उसमें दो चीजें आती, मेरे ज़हन में आइडिया आ गया, मैं अल्टीमेटली बिजनेसमैन हूँ। एक तो खाकान अब्बासी साहब ने, जिनकी आपने रेफरेंस दिया है, वो मौसूफ ने खुद बयान दिया था कि पाकिस्तान में आज तक फेयर इलेक्शन हुई नहीं। दूसरी बात ये है, मुझे ये भी खबर मिली है कि सुना है खाकान अब्बासी साहब को नून लीग वाले टिकट ही ना दें, ये भी दूसरी खबर गर्दिश कर रही। तीसरी बात है, ये आपने बड़ी वैलिड बात की है, काकड़ साहब को चाहिए था, यूनाइटेड नेशन इधर अमेरिका आए हुए थे, कहते हैं कि सर्दी बड़ी है, हीटरों के पैसे दे दें आप अगर इलेक्शन कराने हैं। वैसे लेट अभी भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर है ना डेविड ब्लूम, उन्होंने कहा था कि अगर साड़ी लोड हो इलेक्शन दसना, इनको चाहिए कि उनको ना कहें जी कोई 1 मिलियन हीटर खरीदना है जनवरी से इलेक्शन कराने वास्ते, कोई अल्लाह के नाम थे कोई 5-7 तो कोई 50-60 मिलियन दे दो डॉलर अगर है ਤੁਹਾਡੇ को फालतू। सर 1 मिलियन हीटर लेना है, वो भी अमेरिकी और जापानी नस्ल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सस्ते बन जाएंगे ना। अच्छे हीटर चाहिए ताकि वो सारी मरी के पहाड़ों में, चित्राल के पहाड़ों में जो बर्फ है वो पिघलानी है, तो इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और डेविड ब्लूम जिवें आजकल खुले दिल दा होया, तो ले लो पैसे, को भाजा को ਤੁਹਾਡੀ जेब ਵਿੱਚ चेंज है तो दे जो, अल्लाह के नाम ते इलेक्शन करावांगे, साडे बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ दुआवां देणगे। अरे ये बात तो तार साहब, ये बात इससे स्पेकुलेशन क्रिएट हुई है कि गल दसी चीमा साहब पर लेट दसी ना, वो हुण सऊदी अरब पहुंच गए ने, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਦਿਓ ਮੇਡ इन अमेरिका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये पीएम के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो यूके में उन्होंने बात की है, सुना है वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन से बात करते रहे हैं, और इसमें ज़रा तार साहब थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें कि लंदन ऑक्सफोर्ड में तो जाके स्टूडेंट यूनियन से खिताब कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क के अंदर स्टूडेंट यूनियन बैन है। हाँ बिल्कुल बैन। और तो वो ऑक्सफोर्ड के अंदर ही मेहदी हसन होता था जो अब सीबीएस में, उसके साथ इंटरव्यू पहले तय करके बाद में कैंसिल कर दिया। वो ये नूरा कुश्ती करने वाले शेर ने, मेरा मकसद पहलवान ने। लेकिन चीमा साहब देखें, देखा काकड़ साहब का अगर देखा जाए तो वो उनकी कितनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ग्रिप है, जो वहां पे उन्होंने खिताब करके ऑक्सफोर्ड वालों को इंप्रेस करना था। बात तो ये है, सोचने वाली बात तो ये। और मैंने बताया है मैं कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कोई रिस्पेक्ट क्यों देगा, क्यों मिलेगा? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, आप मिलेंगे उसको? कोई नहीं मिला। क्यों मिलेंगे आप? क्योंकि मैंडेट ही नहीं है, आप इलेक्टेड ही नहीं है। आपका सिर्फ एक टास्क इलेक्शन कराने के लिए आपको हायर किया गया है फॉर 90 डेज। तो फॉरेन डिग्निटरीज अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे आपके साथ? ये क्वेश्चन है। आपके पास कौन सा ये मॉरल जवाज है कि आप इतने बड़े ट्रिप करते और लंदन और पेरिस और इस तरह तो दुनिया हनीमून पे जाती देखी थी चीमा साहब कि मैंने जाना है तो मैं न्यूयॉर्क में कुछ दिन गुजारूंगी, मैं वहां लंदन भी जाऊंगी, मेरे बचपन की ख्वाहिश थी रोमांटिक जाके पेरिस में भी दिन गुजारूंगी। ये हनीमून है, ये की है? कुछ समझ नहीं आई। I could not digest it. 18 तारीख के मुल्क से निकले, 18 तारीख से तार साहब। आज जो है वो मेरा ख्याल है
और 30 को इन्होंने वापस आना है। 14 दिन के लिए पीएम मुल्क में नहीं है। वो पता नहीं पीछे ये तार साहब ये ऑटो पे चल रहा है पाकिस्तान। मतलब क्या है ये? बड़ी बड़ी बात है कि हमारा मुल्क जो है वो बगैर वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर हर चीज चली जा रही है। क्रूज कंट्रोल ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਟਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੰਡਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ उदास हो गया। चलो चीमा साहब, जब कौमें ये सवाल नहीं करती, कौमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर इस तरह ये जिस तरह हो रहा है, फिर आपका वो बात ठीक है, सारी कौम खैरात पे मांग रही है, बाहर जाके मांगे, पाकिस्तान में मांगे, फिर फ्यूचरलेस, होपलेस, लीडरलेस। तार साहब एक और बात पे जरा थोड़ा कमेंट कर दें कि ये वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैमरा ने जो दरखास्तें थी इलेक्शन उसमें सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे वो फैजाबाद धरना केस में होना था, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली हैं। तो आपको लगता है कि सुबह सुप्रीम कोर्ट उसको केस को खत्म कर देगी, या कि वो जिस तरह बंदियाल साहब करते थे जाते जाते के वापस आ जाए, तो पहले जमा क्यों कराई दरखास्त? होना तो ऐसे ही चाहिए, और काजी फायज ईसा साहब का मिजाज तो ऐसे ही है, क्योंकि वापस आओ, ज्यादती की उन्होंने विड्रॉ कर ली, लग रहा है कि जिस तरह गवर्नमेंट खुद मेरा मकसद है। लेकिन चीमा साहब ये एक चीज नहीं है, इसमें एक चीज खराब नहीं, सारा कुछ ही खराब है। कहना कि एक चीज ये फलां ठीक, इसको कर लेंगे तो शायद हमारा फ्यूचर ठीक हो जाए। सोच, मैं हमेशा कहता हूं सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। सोच कौन बदलेगा? और जो एक चीज मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर क्राइसिस जब भी मुल्कों पे आते हैं, सोसाइटीज पे आते हैं, कौमों पे आते हैं, वहां लीडर होते हैं, वो उनको निकाल के आगे लेकर आते हैं। लेकिन हमारा लीडर ही कोई नहीं, और आज का नहीं है ये क्राइसिस, 76 साल के क्राइसिस यही है। हमारा लीडर एक हमने किया था, मेरे जैसा, मैं भी उनके इश्क में मुब्तला था, हर बंदा उनके इश्क में मुब्तला है था। अब तो फिर मेरा मतलब खाबर मानिका भी निकल आया, उनके लड़के की स्टोरियां भी निकल रही है, दोनों लड़कों की। उसके बाद ये कि उस्मान बुज़दार साहब हैं, और अब तो लाइनें हैं ना, स्टोरियां हैं जो लिखेगी, जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, अब तो बहुत कुछ लिखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज मेरे ख्याल में उन्होंने किया है। किसको किया है? उन्होंने हमारे एतमाद को डैमेज किया, हमारे जो उनके ऊपर हमें फेथ था, कई लोगों को, हम जैसों को, बंदियाल साहब जैसे लोग जो कि पैदा ही सोने का चमचा और फॉरेन डिग्रियां लेके हुए थे, और अभी तक उनके इश्क में इन्वॉल्व है। उनका मैं बंदियाल साहब से कभी पूछूंगा, आई डेफिनेटली विल रन इनटू हिम समवेयर, क्योंकि रिटायर होने के बाद तो आप एक्सेसिबल हो जाते हैं। मैं पूछांगा जरूर इमरान तो बंदियाल साहब, उस्मान बुज़दार के बारे में आपका क्या ख्याल था उस दौर के अंदर? आप किस तरह सपोर्ट, आप उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं उस दौर को? और फिर वो जो काला बकरा मोड है, फिर ये कि मैं मुझसे शादी करो वजीर आजम बन जाओगे, ये सारी चीजों को मैं सवाल पूछना चाहूंगा कभी बंदियाल साहब से कि यू आर तो फॉरेन एजुकेटेड है, आप भी काले बकरों पे और टूने पे बिलीव करते हैं, या अदालत आप दोनों पे चलाते रहे? आप किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले करते रहे, टूने करते रहे आप? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या कौम को हो चुका है। हो सकता है काला जादू हो गया और बंदियाल साहब थे भी, कोई पता नहीं। तार साहब, आज आर्मी चीफ ने पेशावर में अपेक्स कमेटी का इजलास को हेड किया अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें DGISI, इंटीरियर मिनिस्टर, बड़े हाई लेवल पे डिस्कशन हुई है। आपको लग रहा है कि ये शायद ऐसे लग रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो KP, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह चीफ मिनिस्टर्स के साथ अपेक्स कमेटीज को के साथ इजलास करने लगे हैं? ये कोई लगेगा कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? बिकॉज दोनों ने, आर्मी चीफ एंड CM KP ने, दोनों ने इजलास इकट्ठे जो है वो चेयर किया था। आप इसको कैसे देखते हैं? ये लगता है कि आर्मी चीफ एक दौरा शुरू करने लगे हैं आर्मी चीफ साहब की वजह से कई चीजें बेहतर तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं से शुरू है। जो लाहौर में उन्होंने बिजनेसमैनों से मीटिंग की थी, उन्होंने एक होप दी थी, इसमें कोई शक नहीं, होप है भी, लेकिन स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो। जो मरीज ब्लीडिंग कर रहा हो उसमें बहुत जल्दी उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। सबसे पहले वो ब्लीडिंग नहीं रोक पा रही, इनको चाहिए था कि ब्लीडिंग रोकते। ये जो एयरपोर्टों के ऊपर जो ECL है ना, इस पे कोई 1000 लोगों के नाम नहीं, ये तकरीबन कोई 50,000 लोगों के नाम ECL में होने चाहिए। और फिर ये उसके बाद फिर बेशक प्रोसेस स्लो कर लेते, लेकिन ये कि अकाउंटेबिलिटी अभी तक, जब तक चोरों के हौसले बुलंद हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर सका। अभी तक चोरों के हौसले बुलंद हैं, उनका वो नीचे नहीं आया था। तो इनका मैं डेफिनेटली मैं ना उम्मीद नहीं हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि सैयद आसम मुनीर एंड
काजी फाइज ईसा, लास्ट होप फॉर पाकिस्तान, लास्ट होप कर भी रहे हैं। मुझे कोई उनकी नीयत पे शक नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, ये था आज पाकिस्तान के तो लंबे चौड़े तारड़ साहब, तो भाई भिखारियों से निकल कर बड़े छोटे भिखारियों से निकल कर तो बड़े भिखारियों तक पहुंच गए। लो लेवल भिखारियों से लेकर भाई हाई एक लेवल तो हाथ भिखारियों जोड़ तक पहुंच गए। एक जगह पे सवाल किया था कमर चीमा साहब ने कि मैं तारक साहब को बोला, तो तारक साहब ने बोला कि मैं गया अपने मक्का मदीना में हज के लिए, मैं गया उम्रा करने। मैं वहां जाके दुआ कर रहा था मक्का में, मेरे साथ एक आके बैठ गया पाकिस्तानी। वो कह रहा था कि मेरी जेब कट गई है तो तो कितनी दफा मेरी मदद कर दो। तो मैंने उसके मुंह से बोला कि मैं खुद मांगने आया हूँ अपने लिए कुछ, आप मुझसे मांग रहे हो। हाँ, उस दर से मांग रहा मजा उसने बोला आप भी मांगो, मैं भी मांग रहा हूँ, आप मुझसे मांग रहे हो। उसने बोला मुझे मजबूरी है, मेरा पास मतलब मेरे ना पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी वो खत्म हो गया, उन्होंने छीन लिया। और जब इधर से हज से जब वालदा हज पे गई थी ना, क्या बात वो है। बताते हैं कि किसी के साथ वो पैसे मांगने वाले बड़े होते हैं, अपने बैग का ख्याल अलग है। वहाँ पर खुद हिफाजत करो। चोरी वहाँ पर होती तो चोरी नहीं। वाले के हाथ काटे जाते हैं, हाँ। फिर चोरी कैसे हो जाती है। नहीं, लेकिन चीजें गायब तो हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे भी तो हो सकती हैं। क्योंकि इतना रश होता है उसमें वो अपनी अपनी चीज याद नहीं रहती है, नहीं खास रहती। करके वो जूती वगैरह तो होती है। बाकी भाई बात ये है कि जो जहाज में मांगने का कलाब थी भाई, मैंने तो पहली दफा सुना है कि ये वो जहाज एक में भी मांग पंजाबी लेते हैं। इंडिया की एक पंजाबी मूवी देखी थी, उसमें वो एक वो जो पत्ती बेचने वाला होता है। पक्की वैसे वो भी जहाज के अंदर बेचता है, वो लंदन जाते वो हैं। पहले बस में बेचता है, हाँ, फिर जहाज में हनीमून मनाने जाते हैं लंदन कनाडा में। कनाडा में किसी जाते हैं, कंट्री में वो जाते मूवी है। हैं। तो वो मांगता है मूवी के अंदर। वो मूवी के अंदर पक्की बेचना शुरू कर देता है। बड़ी मतलब फनी फिल्म। तो पाकिस्तान जहाज के अंदर जो भी कारनामे करने हैं वो पाकिस्तानी अवाम मैर है उसके अंदर, मतलब कि नमाज नमाज पढ़नी पढ़नी है है वो। जहाज के अंदर मांगना मांगना और जहाज के अंदर वाकई। क्योंकि इन जगह पर नामुमकिन है हमारे लिए, मतलब कि देखी कभी नहीं इस तरह के चीजें पाकिस्तानी हो भी अच्छा, कर वो नहीं काकर सकते। साहब के बारे में बता रहे थे, कमल साहब चीमा साहब ने सवाल किया तो वो आगे तारक साहब जवाब दे रहे थे कि ये जो है ना काकर साहब, इनका काम था सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना। इनको लाया गया था इलेक्शन की डेट देने के लिए, करवाने के लिए। तो ये कहाँ निकल गए। चीमा साहब बता रहे थे कि वो 13 से 14 दिन हमने भी देखे हैं। सही है भाई तारक साहब वो 13-14 दिन लगा रहे, यहाँ से गए पाकिस्तान से दुबई, दुबई से इंग्लैंड, अमेरिका में जाके फिर गए स्विट्जरलैंड से फिर वो इंग्लैंड से और ये सत्ता नवाज में शरीफ आप से इस मिले, वजह से एंजॉय करने नवाज के शरीफ से लिए मिलके फिर वो आए सऊदी अरब, उधर उन्होंने उम्रा किए। आज पता नहीं वापस आ गए कि आ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ जब बने थे वो भी तो गए थे स्पेशल। तो बिल्कुल करते तारक हैं। साहब तो कह रहे हैं इनको अलाउ ही नहीं, मतलब ये नहीं जाने जाएगा। यार जो जनरल भी असेंबली में जाके नहीं स्पीच दे रहे थे। वो कह रहे हैं जनरल असेंबली में भी इनको नहीं जाना था, ये क्यों गए? क्या बोले उधर जाके, बोला क्या? इसका मैं बताता क्या हूँ बात में फंसे है कुछ? भाई साहब, इनकी गवर्नमेंट के खर्चे पर जाते हैं, वहाँ पे जाशियाँ करते हैं, पैसा मिलता है। वो जितनी दिहाड़ियाँ रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से बजट होता है कि इतने आपका एक दिन का मिलेगा, अच्छा, वो भी लेते हैं और मौज भी करते हैं। कहीं कहीं के कंट्रियां साथ घूम के आए, 5 से 6 घूम के कंट्रियां आए। घूम के आया है। ये 24-25 भाई दिन इनको का पाकिस्तानी लीडर को कुर्सी मिल जाए तो भाई साहब को शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए यहाँ से स्पेशल दुबई सऊदीया जाते हैं। अच्छा, वो यहाँ भी का तेरा बड़ा शुक्र है तारक हम साहब पे ये भी बरकत बता रहे रखी थे कि जब हम सऊदी गए ना अफ्रीका में, मोदी साहब जो चंद्रयान 3 मुकम्मल हुआ मिशन, तो वो अफ्रीका में थे। तारक साहब कह रहे हैं कि ये काकर साहब ने भी प्लान बनाया हुआ था उधर जाने का। अच्छा भाई इन्होंने क्या करना था उधर जाके, मुझे बताएं। वो कहते हैं इसमें इन्होंने क्या करना था उधर, क्या काम था काकर उधर साहब? से इन्होंने मांगने था और याद है उन्होंने दावत दी हो तो तब भी बात हुई, भाई इनका दौरा उन्होंने दिया हुआ है, भाई आपने दौरा करना अफ्रीका का, कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या करना तो था? खाने वाले हैं। बाकी बात भिखारियों की करें ना भाई साहब, भिखारियों पे बड़ा एक लंबा चौड़ा भाषण है। ज्यादा तो भिखारी के ऊपर ही बोला गया। पाकिस्तान में अब वो बात आ जाएगी, फिर दीन के ऊपर बात आ जाएगी। मैंने तू दीन की बात ही छोड़, तू भिखारी भी रहा हूँ। भिखारियों की बात इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब कि लोगों को गलत रास्ते पे लगाया गया ना, वो इसलिए कि एक जो दिन मुकर्रर किया गया कि जो दूध होता है ना, वो एक पीर गुजरे उनके नाम का जो दूध देते हैं, महीने के अंदर एक दिन आता है। अब क्या होता है, बाजारों में अगर देखे ना, लोग जो है वो गलियों में बर्तन लेके भाग रहे होते हैं दूध लेने के लिए, फ्री में मिलता है।
तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो है ना वो अपनी एक मॉरल जो होता है, जिसकी बात हो रही थी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बंदे की, जिसे इज्जत नफ्स कहते हैं, वो बंदा खो देता है। ऐसे ही हालांकि किसी को से मांग लेगा तो इज्जत क्या रह जाएगी? उसके वो सामने तो भाई बात साहब है, नजरें झुकाकर बात करेगा। बिल्कुल कभी भी सामना नहीं कर सकता। मांगने वाले का भाई साहब हाथ जिसका ऐसे होना है, उसकी नजर नीचे ही होनी है हमेशा। सही बात है। यार तारक भाई, पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है, मुझे हफ्ता हो गया उधर चनेट में गए हुए। पहले होती थी ना रूटीन, जुम्मे रात वाले दिन नहीं मांगना होता था, पूरा हफ्ते में भाई साहब औरतें इतनी ज्यादा, मर्द बूढ़े इतने ज्यादा, तो मांगने पर एक जे नहीं भी सिर्फ जुम्मे रात को ही मांगना है, पूरा हफ्ते ही मांगने पर ही लगे हुए। भाई वो मांग क्योंकि हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं, मजबूर हो बेचारे मजबूर हो चुके भाई। हैं। जब 30 रुपए की एक रोटी है, जिस बंदे को काम नहीं ना मिलता वो मांगने पर आ जाता है, हालांकि हट्टा कट्टा होता है। अगले दिन 30 रुपए अगले दिन की गए क्या थे, करें? अगले दिन गए थे भाई, कुछ एक दो भिखारी दिखे, मैंने उनको पैसे देने शुरू, आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो। 2-3 मेरे को दिया पास- था। वो देखते रहते कौन दे रहा है उसकी तरफ, हाँ, और ज्यादा वो झुकाव सारे करते हैं। 10-20 और गाड़ी को घेर लिया भाई ने। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा भाई माफ करो, अभी जाने दो। वो ऐसे घेर लेते हैं भाई। अच्छा वो सारे के सारे नौजवान थे, जवान लड़के यार खाए बोलता थे। रहा हूं, जिस बेचारे को काम नहीं मिलता वो भी इस धंधे में आ जाता है। लेकिन ये भी है मौजम के जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं वो काम तो करेंगे नहीं। हाँ ये बात है। ये यार, मांगना हमारे गांव में कोई भिखारी है, कोई भी नहीं इस तरह, कोई भी नहीं मांगता। चलो जैसा उल्टा सीधा मतलब गरीब से गरीब बंदा भी ना कुछ थोड़ा मोटा काम करके खा रहा है, इज्जत वो की मांग नहीं, किसी से भी नहीं मांग रहे। हैं। लेकिन अगर दूसरे जो भिखारी आज मांग रहे, कुछ थोड़े बहुत ही बंदा काम छोटा मोटा भी काम कर ले तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो कमाए। बिल्कुल हो जाता है वो। उससे क्या होगा, इज्जत नफ्स जो होती है। मैंने अपने ना गांव के अंदर एक बंदा आता है इधर, वो साइड पे साइड, हाँ साइड पर से। साइड से आता था। मैंने ना काफी दिन उसको देखा, वो नौजवान कम से कम 6 फुट का कद था, दाढ़ी रखी हुई थी। वो मांगता था आटा भी, जूता कपड़ा आटा, कोई जो चीज दे दे वो ले लेता था, पैसे भी। मैंने कहा मैं इस बंदे को देखना ही, इधर साइड से आता है, पैदल आता है, इधर ही से पैदल जाता है, असर के वक्त चला जाता है। मैंने ना उस बंदे को एक दिन देख लिया, उसका पीछा किया, मैंने देखा उसने तारा क्या किया हुआ था। गांव से दूर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने दरख्तों के दरमियान में कि शायद जमीन के अंदर कुछ बीजा हुआ था, उसके अंदर उसने ना जाके निकाला शापर। उसके अंदर अच्छा जूता था, अच्छे कपड़े थे, और उन्होंने वो जाके अपना लिबास अपना उतारा, लिबास वो भेज शापर में दिया। डाला, और वो जो आटा वगैरह था वो भी साइड में रख के वो सारा कुछ नए कपड़े पहने, वो लेके एक छोरा सा नुमा बना, वो लेके चल पड़ा। यार उधर मैं चंडीगढ़ में था, मैं उधर हैरान है क्या कि बोल रहे बंदा थे? देख लो, तंदुरुस्त बंदा है, दुनिया की कोई से मतलब है, अल्लाह ने हाथ नहीं मत उस बंदे को दी हुई। एक बंदा इधर उधर मांग रहा था, उसने क्या 5 बात लाख रुपए पीछे भेजे मुल्तान साइड के, उसने ना वो प्लॉट लिया था घर बनाने के लिए, इधर से मांग कर एक कई प्लॉट। ऐसे बंदे हैं भाई। इकरार हसन का चैनल आप देखते हो, पाकिस्तानी इकरार हसन यार भाई का एंकर है, उसने एक वीडियो दिखाई थी सुबह, बिजनेस है बंदों का, वो सुबह आते हैं गाड़ी पे, फजर के वक्त छोड़ जाते हैं, तहज्जुद जैसे होती है करते उस वक्त हैं ऐसे। हर चौक पे छोड़ जाते हैं, भिखारी वीडियो में अपने दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं। वो हमारे गांव का भी नहीं, एक लड़का था मजदूर था वो, हाँ, उसको भी ले गए, लाहौर ले गए थे। ले गए। अच्छा वो छोड़ जाते हैं, जब ईशा का नमाज पढ़ी जाती है उसके बाद वो गाड़ी पे आते हैं, उनको गाड़ी का नंबर का हारन का पता होता है, वो फौरन आ जाते हैं। उनको कितना देते हैं, 1500 1000 1500 की दिहाड़ी मिलती है, दूजा पाकी पैसा सारा वो ले जाते हैं, उनको घरों पे भी छोड़ते लोगों ने हैं, कहा लेके भी आते हैं, उनका बिजनेस है। डराते हैं भाई। एक दफा ना ऐसा हुआ कि हमारे देख लो फिर, हमने जानवर रखे हुए ना, तो वो एक होते छोटे छोटे सर होते हैं जिनका दिमाग छोटे दौलत शाह की बोलते हैं उनको। हाँ, वो एक पीर है, उनका बोलते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर अंग्रेज बाहर भी होता है, वो बीमारी है। भाई झूठ है उसके, वो गुजरात के पीर के ऊपर जो वली के ऊपर झूठ बोलते हैं, वो उन्होंने नहीं कुछ किया हुआ, वो तो असल में बीमारी लोगों के अंदर कुदरत डर फैलाया का हुआ है। निजाम है। भाई साहब बात क्लियर करने को, वो ना बीमारी है, वो दिमाग छोटा रह जाता है, वो मजदूर से होते हैं। सावे रंग तो के वो क्या करते हैं, उनको उठा के ले आते हैं कि यहाँ पर मशहूर है कि ये फलाने पीर की वजह से ना ये उसके हैं, और उनको लोग जो है वो मना नहीं करते, जो कुछ हो वो मांगते दे देते हैं। बेचारे तो मजबूर होते उनकी हैं। शक्ल भी ऐसी होती है। तो आ गया जी मेरे घर में आए पूछ के कि हमने जानवर रखे ना, वो ठेके पर लाते हैं अक्सर, जो वो मांगने वाले थे ना ठेके पर लेकर आते हैं, उसको उनको दबा के उनके लेके। घर वालों को 4 पैसे दिए ऐसे ही और वो लेकर आए, वो क्योंकि उनको उनके वजह से ज्यादा पैसे लोग देते हैं, डर की वजह से कि ये बद दुआ ना दे। ऐसे ही है। हमारे घर में आया, मैंने कहा भाई
100 रुपया पकड़ा है, मैंने कहा भाई ले जा निकल जा। कहता तू मैंने जानवर लेना, मैंने कहा भाई निकल जा तू। जानवर कहता तुम्हारे तू फलाने पीर को नहीं जानता, मैं क्या मैं तेरे सारे पीरों को जानता हूँ। मैंने उसको 100 भी नहीं दिया। सही क्या डरा के लेता है तो जबरदस्त नहीं है भाई। बंदा जो देता है ना ऊपर वाले के नाम पे देता है तो भाई अपनी मर्जी के साथ भाई जो हस्बैंड वही जो दे सकता हाँ, है ये वो देता करता है। है। तो भाई हमने कहा चलो इतना पागल है 100 रुपया ले ला भाई, नहीं जानवर लेना। मैंने कहा तो इनको बड़ा जानवर देता हूँ, डरा के मैंने नहीं दिया। मैं घर आया तो मेरी माँ और मेरा बाप मेरे पीछे, अरे तुमने क्या कर दिया। पहले हमने एक दो दफा दिया भी था, मैं जब छोटा था देते थे, मेरे बड़े बुजुर्ग देते रहे, लेकिन मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा ये ऐसे पखंडियों को देने की जरूरत ही नहीं भाई। तो बाकी बात ये है कि भाई जो भिखारी हो गए ना, ये हराम भी खाने में ना ये इनको मजा आता है, क्योंकि हक हलाल की तो वो खाता है ना। मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे वो कोई चीज बेच रहे होते हैं रोड के वो, ऊपर क्योंकि उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जो बड़े बड़े मैंने देखे 6-6 फुट कद वाले वो मांग रहे होते हैं, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई ज्यादा वो नशा यार बच्चे या बूढ़े मैंने देखे वो ना कोई चीज बेच रहे होते हैं, हाँ। उनसे ले लो, उनकी हौसला खरीदना अफजाई हो चाहिए। जाती है। ऐसे। इसी वजह से उसका कारोबार घर का जो निजाम चल जाता है, बजाय किसी मांगने वाले को दो, उसकी बजाय आपको उस याद बंदे को होगा- दो जो चीजें बेच रहा है। आपको याद हो कुछ दिन पहले आप मतनाम भैया हम लोग गए थे जलवे में, वापसी पे एक लड़के ने फूल पकड़े तो गजरे से नमाज औरतों को पढ़ाए देते। वो कह रहा था बार बार अदनान ने उसको पैसे दिए, पता 50 की 100 रुपया पकड़ा। वो बार बार कहता था मैंने ये भाई नहीं लेने, भाई मैंने नहीं लेने, मैंने चीज मुझसे ले लो, मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। छोटा बच्चा था। मैंने भी छोटे बच्चों को पैसे दिए तो वो कह रहा था ले लो, हाँ। मैंने कहा नहीं लेने। उसने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, अगर मुझसे चीज नहीं खरीदोगे, मुझसे चीज खरीदो फिर मैं ले लूंगा। अच्छा भाई बाकी बात ये है कि जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची तो आम जनता में क्या बची? ऐसी बात वो इतारत साहब कह रहे थे, भाई शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ की कर ले, इमरान सभी- खान सबसे बड़े सभी। भिखारी हैं भाई। सभी लेते हैं। इमरान खान तो सबसे टॉप पर है ना। हमारे जो हमारी- पाकिस्तान में तो सही, ऑनलाइन मंगवा पाकिस्तान में तो छोड़ो, वो तो इंटरनेशनल भिखारी है ना। भाई ये मांगने का तरीका होता है जिस तरह शहबाज शरीफ मांग रहे हैं। टैलेंट की बात हो रही है। एक टैलेंट होता है कर्ज, सही बात है। कर्जा लेना बुरी बात नहीं, जो वापस करना होता है। एक भीख मांगनी होती इमरान खान तो है। वापस कर देता है ना सूद समेत। इमरान खान ने जो भी लिया भाई साहब वो भीख में लिया था, किसको वापस तो किया? भाई जब हमारे मुल्क में कानून ही ना, फिर तो भिखारी यार को बनाए ना कानून। जब उस कानून चलाने वाले को पकड़ लिया कहता गया है इमरान खान ने जगह जगह पर लंगर खाने खोले तो खोले थे, खाने पीने फ्री मिल रहा था, यार उनको सभी रोजगार भिखारियों को मिल देता, रहा था, रोजगार जो उनको करते- रोजगार देता उससे अच्छा था। ये है वो बंदा भी लंगर खा- खाने- अच्छा भाई साहब सुबह से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब बंदा फ्री का खाता है ना उसमें वो खत्म हो जाती है। उन्होंने जो वो खाते हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनके लिए किया। अगर तू नहीं खा सकता तू ना जा, तुझे कौन कहेगा खाओ। और भाई आदत पड़ जाती वो है। सलामी वाले जगह जगह पे कभी हमने एक दिन हमारे पास पानी देकर वहां से नहीं कभी पिया, क्यों नहीं किया? क्यों हमारा जमीर नहीं मानता। वो है ही गरीबों के वो लिए, क्यों नहीं किया? वो गरीबों के लिए है, हम उनका हक क्यों खाए। तो गुर्बत दूर करनी चाहिए थी ना। तू खा ले, किसी का हक नहीं खाएगा तो जो तेरे हक में है वही तुझे मिलेगा, जो ऊपर वाले ने तेरे नसीब में लिखा है वही मिलेगा भाई। बाकी ये बात है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम्हें कोई लोग तुम्हें इसलिए शायद नहीं कहते कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा भाई, ये गरीबों का हक इससे तू दिखा नफरत रहा होती है। है। तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये जो बीमा के पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इज्जत कभी नहीं कमा पाएंगे, ये बात सच है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।